नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। In Chinese, ni hao. In Japanese, konnichiwa. In French, bonsoir, Pradeep ji. Amariako Jumbo to our viewers in South Africa, East Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Isn't that wow? Absolutely wow. I love the way he says it in Swahili. Wonderful. I wish I could say that. I have not been able to. Now, the point is, Pradeep ji, Uniform Civil Code implemented already in Uttarakhand. Uttarakhand mein Yes, Uniform bilkul, Civil sir. Code. Yes, yes, yes. So do you think the other states are going to follow, because the pressure is going to be on all the BJP ruled states at least कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जीत रहे हैं उन सबको ये कहा जाएगा कि भाई वो माशाल्लाह आप जो हैं वो क्या कहें, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द बीजेपी। जी। ये अनफिनिश्ड एजेंडा, आर्टिकल 370 ओवर, राम मंदिर ओवर, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी। अनफिनिश्ड एजेंडा है। वो कार्य प्राप्त करने की पूरी तरह से कोशिश बीजेपी की तरफ से होगा। जी। एंड उत्तराखंड इज द मोस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड वेयर हिंदुत्व इज कंसर्न, और वहां पर सक्सेस हो गया तो डेफिनेटली धीरे धीरे सब जगह इम्पोज, ऑलरेडी इम्पोज कर दिया, तो डेफिनेटली बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली महायुति महाराष्ट्र में जो क्लीन एक मेजॉरिटी जिस प्रकार से लाया है, महाराष्ट्र के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में सबसे जबरदस्त जीत जो है, दिस इज किसी युति के लिए ये इस वक्त हुआ है 2002 That's right. yes 24 इलेक्शन। सो दिस विल बी अनदर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द उत्तराखंड कि यहाँ पर भी उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए। Except the only thing is that we have a huge Muslim population over here, which is actually opposed to Uniform Civil Code. But I have something to say. जो Uniform Civil Code लागू हुआ है हिमाचल में, by the way, it does away with a hell of a lot of other Hindu privileges also. It is not as if it is going to be an anti-Muslim law. एक किसी एक धर्म का तो नहीं है जी। सब धर्म को एक ही कानून है जी। तो इसमें और सर मैं जितने मुस्लिम लीडर्स से बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उनमें एक विचार ऐसे आ रहा है कि वक्फ बोर्ड कि आम मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मीन्स आज भी मैं कुछ सीनियर लीडर से बात किए थे मुस्लिम कम्युनिटीज के, जो पॉलिटिकल कोई उनका एफिलिएशन नहीं है, तो उनका कहना है कि जो भी हो रहा है संशोधन, इट इज फॉर द गुड ऑफ द, बिकॉज आम मुस्लिम जो है 70-80% वो ना कोई इंस्टीट्यूशन अपने हाथ में रखे हैं। ये वक्फ बोर्ड का जो मंत्री होता है वही सब मिलके जो घपलेबाजी करे वही करते, बेनिफिशियरी तो आम आदमी तो कभी हुआ ही नहीं है। आम जो गरीब मुसलमान लोग कभी ऐसे एंट्री इधर इस बोर्ड की तरफ जाना इस तरफ कम होता है। सो दे बिलीव दैट जो भी संशोधन अब धीरे धीरे एक मेंटालिटी पैदा होने लगा है, क्या इसमें क्या बुराई है अगर संशोधन हो रहा तो जी। things are changing. Let's go to our guests. We've got two very important guests right now. The third one will join very shortly. At the moment with us from Pune, Ali Darwala Sahab. Darwala Sahab, how are you? Good evening. Good evening. Good evening, sir. How are you, sir? Pradeep sir. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. क्या बात है सर, वंदे मातरम। और निजामुद्दीन रहीम साहब, नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ सर। जय हिंद, जय हिंद सर। नमस्कार नमस्कार निजामुद्दीन सर वो फ्रैक्चर का क्या हाल है, अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कैसे है सर? अभी अगले महीना 15 तारीख तक चेहरे पर दर्द दिख रहा है निजामुद्दीन जी, चेहरे पर थोड़ा दर्द दिख रहा है आपका। ऐसा कुछ भी वो नहीं। लाइटिंग है और लेकिन स्मार्ट लग रहे हैं सर, बड़े फर्स्ट क्लास जैकेट, और वो पहली बार देखा मैंने इतना स्मार्टली ड्रेस्ड निजाम साहब को, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा निजाम साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू कर दिया है, एक कानून जो है वो लागू कर दिया है, और उसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग हुई थी परसों, फ्राइडे को, उसके अंदर बहुत मतलब तकरीबन ये स्थिति हो गई थी कि बहुत हालत खराब हो गई थी कि जगदम्बिका पाल साहब जो चेयरमैन है, पुराने आपके साथी हैं, आपके नेता हैं बहुत पुराने, जो आप बीजेपी में हैं, उन्होंने तकरीबन जितने भी लोग हैं ऑपोजिशन के उन सबको सस्पेंड कर दिया। अब वो जितने लोग हैं उन सब लोगों ने स्पीकर साहब को लिखा है कि भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट ए जेपीसी। तो ये चल क्या रहा है सर? अब आप बताएं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बीजेपी रूल स्टेट ने इंप्लीमेंट कर दिया है, ये स्टेट के ऊपर है। आपको क्या लगता है कि उसकी अब महाराष्ट्र की भी बारी आएगी, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की,
जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की, अब आप बताएं निजाम साहब। सर ऐसा है कि कॉमन सिविल कोड जो है, पहली बात तो ये राज्य का विषय नहीं है, ये विषय है सेंट्रल का, केंद्र का। भारत सरकार जब इसको पूरे तौर पर संसद में लाएगी और 2/3 मेजोरिटी ले आएगी और उसके बाद सब होगा, फिर चलेगा। स्टेट में जो कर रहे हैं ये सब ड्रामेबाजी है, टिकना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कॉमन सिविल कोड एक किस चीज के लिए ला रहे हैं। अभी मुसलमानों के यहाँ कॉमन सिविल कोड में वो अपने चचा की बेटी से शादी कर सकता है, ब्राह्मण अपने चचा की बेटी से शादी नहीं कर सकता। किस चीज का कॉमन कोड लाएगा? साउथ में जो है भांजी से शादी लोग करते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भांजियों से शादी नहीं हो सकती। तो जो ये सारी चीजें मुस्लिम इशूज को लेकर हैं, ये दुनिया की कोई ताकत सवाई ईश्वरी इसके इसको कोई संभव नहीं कर सकता। अब अगर आप देखें तो अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी शादियां हुई, बाप ने अपने बेटी से शादी कर लिया, भाई ने अपनी बहन से शादी कर लिया, ये हिंदुत्व की धार है। तो ये एक तरह का धोखा, एक ड्रामा है। आप रोज देख रहे हैं चैनलों पर क्या दिखा रहे हैं, रोज सोशल मीडिया में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो कॉमन सिविल कोड किस चीज पर लाएंगे, किन किन चीजों का करेंगे? कि धर्म का कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हिंदुत्व के बदले मुसलमानों को मारने का कॉमन सिविल कोड लाएंगे, या जो है उनके जो कस्टम्स हैं शादी का, ब्याह का, दूसरी चीजों का, किस चीज का कॉमन सिविल कोड लाएंगे और कैसे पूरा करेंगे? आप मुझे बताइए सर। वो अपने यहाँ कजिन से शादी करेंगे क्या? उनके यहाँ दूध का, हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो बच्चा जिस औरत का या जिस लेडी का दूध पीता है उसके पेट से पैदा होने वाले किसी बच्चे से उनकी शादी नहीं हो सकती। अब इनके यहाँ तो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कॉमन सिविल कोड कैसे ले आएंगे? आप बताइए ना सर। ये लूट मार का विषय है, एक तरह से ये लोगों को, मुसलमानों को हरेसमेंट करने का विषय है। वरना कहां से कॉमन सिविल कोड बनाएंगे? आप मुझे बताइए ना। आप खुद सोचिए ना कि साउथ में जो ब्राह्मण है या साउथ का जो आदमी है वो अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता, वो सारी वहां करता है, और हमारे यहाँ जो नॉर्थ वाला है वो नहीं करता। तो कैसे संभव है कि वो कॉमन सिविल कोड लगाएंगे? आप बताइए सर। इन्होंने ये कहा है, प्रदीप जी सॉरी, इसमें ये कहा गया है कि जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट जो है उसके ऊपर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, ये कहा सर। ऐसा है, फिर मकसद क्या हुआ? फिर तो आप मकसद प्रॉपर्टी का हुआ ना सर, पूरी बात सुन ले, सवाल सुन ले। मकसद प्रॉपर्टी का हुआ, इनहेरिटेंस का हुआ, डिस्प्यूट्स का हुआ, वहां पर एक कॉमन लॉ सबके ऊपर लागू होगा, हिंदुओं पे भी, ईसाइयों पे भी, बौद्ध बुद्धिस्ट पे भी, सिखों पे भी, मुसलमानों पे भी, ये कहा जा रहा है। अब मैंने भी पढ़ा नहीं है कि यूसीसी क्या लागू हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में। शायद दारूवाला साहब को शायद जानकारी हो, मालूम नहीं मुझे, सर। और लेकिन आप आगे मैं क्या जी। बोलता हूँ, अभी देखिए मुस्लिम्स में हमारे यहाँ अगर सेकंड मैरिज कोई करता है तो वो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मिलने का उसको हकदार है। जी है। अभी हिंदुत्व में 4 शादियां करके लोग घूम रहे हैं, वो उसको खड़े ही नहीं करते, उसको बेचारी को कोई अधिकार नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दैट इवन रिलेशनशिप को भी है, खाली कहने की बातें सर, इट इज द सेम लॉ व्हिच कहने अप्लाइज। की बातें हैं। जो रियल अधिकार, धार्मिक अधिकार जो होना चाहिए, जो उसका हक बनता है, वो देने को तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। जितना लेकिन निजाम साहब गिना रहे थे 370 हटा दिया, आज भी 370 लागू है कश्मीर में। आप पढ़िए उनका अमेंडमेंट, जितना ये खाली बोलने से कुछ हो जाता और कश्मीर सुधर जाता। 370 यही था ना कि कश्मीर के हालात बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा पूरा। उमर अब्दुल्ला तो मानते हैं बदल गए निजाम। दूसरा मेन चीज है, वक्फ बिल भी क्लियर किया। वक्फ बिल में भी आप सुन ले, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वक्फ बिल में सुनो ना, जेपीसी ने उसको क्लियर कर दिया, 14 अमेंडमेंट्स करके जेपीसी ने क्लियर कर दिया। जो विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया और बिल को क्लियर कर दिया। जेपीसी ने क्लियर कर दिया। ये भी आप मानते हैं, ये भी आप मानते हो कि मुसलमान विरोधी है। जेपीसी बनने के बाद जेपीसी का जो एजेंडा है वो बीजेपी का अपना एजेंडा है। जितने उसमें सदस्य हैं, किसी की बात सुनी जा रही? आप दादागिरी कर रहे हैं, किसी के गर्दन पर पिस्तौल रख के आप क्या लिखवाएंगे, क्या देंगे, वो आपको करना है। जब हाउस में आएगा, बहस होगा तो समझेगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं नाम्बियार साहब, आपकी प्रॉपर्टी है, हम कौन होते हैं आपकी प्रॉपर्टी बांटने वाले? हम कौन होते हैं? अगर मेरा प्रॉपर्टी नहीं है और मैं किसी को दान करूं, मेरा प्रॉपर्टी ना होकर मैं किसी को दान करूं, सब विवाद यहीं पर हो रहा है।
किसी को नहीं दान किया है। आप फिर सुन लें, ये प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की होती है, ये किसी के लिए दान नहीं होती नामबियार साहब। ये प्रॉपर्टी जो है उसी धर्म के अभी देखिए सीओ का एक वक्फ बोर्ड है जिसमें वसीम रिजवी को भागना पड़ा, बाद में वो हिंदू बन गया और बाद में योगी बना, जोगी बना, मर गया। अभी क्या हो गया मालूम नहीं, उसके समान ने लात जूते मार के उसको भगा दिया। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसी जमीन की बेईमानी में लगा था और तबाह हो गया। आज वो कहीं योगी बन के बैठा हुआ है, किधर है मालूम नहीं, सब खत्म हो गया उसका। निजामुद्दीन जी, केरल में ये बैटल चल रहा है। केरल में पूरे क्रिश्चियन समाज पूरे आंदोलन पर उतर गए कि उनके चर्च लैंड जो हजारों साल पुराना है उनको वक्फ क्लेम कर रहे हैं। तमिलनाडु में पूरे हिंदू गांव है जो पूरे मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज सब जगह धीरे धीरे फैल रहा है और आम मुसलमान अब मानने लगा कि वक्फ सिर्फ बड़ा नेता वो पूरा बांट कर खा रहे हैं, ये आम मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। ये नेगेटिव चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। आम जो गरीब मुसलमान है, जिसके आप नाम बता रहे हैं ना, मैं वो सुनिए ना, आप जैसे बता रहे हैं ना कि मुसलमान बांट के खा रहा है, ये उसी तरह के मुसलमान हैं जिस तरह के मुसलमान बीजेपी में चले गए हैं। वो अपना ईमान धर्म बेचकर काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनती है उसमें 3 धर्मगुरु अलग से आते हैं, जिसमें शिया बोर्ड से के जो है एक मेंबर आता है, एक जो है सुन्नी धर्म से आता है और एक देवबंदी से आता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी की मालिक है, जो चाहे कर दे। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, वो जिसको चाहे उसको बिठा दिया। वो चाहती है कि मुसलमानों को वोट में हिंदू बिठा दीजिए, मैं कहता हूं राम मंदिर में किसी दलित को बिठा दीजिए ना, दम है। आप सबको हिंदू की बात करते हो। कल मैं इनका जगत गुरु शंकराचार्य को सुन रहा था, वो बोले कि हिंदू एक हो ही नहीं सकता। मैं ब्राह्मण हूं, वो शूद्र है, उसकी बेटी मेरे घर कैसे आ सकती है? ये जगत गुरु शंकराचार्य का कल का बयान है। उधर बेटी आ सकती है, बेटी आ सकती है, मगर योगी जी ने कहा बेटी आ सकती है। योगी कौन होता है? योगी जी बोले पटेंगे तो कटेंगे, पूरे सबको एक साथ आना पड़ेगा। अरे सर, वो शंकराचार्य है ही नहीं। नंबियार जी, मुझे आप बताइए, योगी धर्म गुरु है क्या? अरे पूरे हिंदू समाज आज बिलीव करने लगे योगी जी मार्गदर्शक बन गए। वो सामने धर्म गुरु, देखिए ऐसा है कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य कौन सा शंकराचार्य सर? वो सीधा सीधा कह रहे हैं। निजाम साहब एक मिनट, वो जिस शंकराचार्य को आप कोट कर रहे हैं ना, वो स्वयंभू शंकराचार्य है। उसने अपने आप को शंकराचार्य बना लिया। नहीं सर, इनके 4 जगत शंकराचार्य में से उनमें से वो नहीं है। उन्होंने कल 2 बातें बड़ी क्लियर कट कही। उसने कहा शंकराचार्य शंकर को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले जब रामानुजाचार्य होते हैं तो अलग अलग सेक्ट है। इसमें एक शंकराचार्य पूरे हिंदू समाज के गाइडेंस नहीं होते, गाइडेंस करने वाले नहीं हूँ। ऐसा है नामबियार जी, मैं हिंदू धर्म का कोई ज्ञाता नहीं हूँ। नहीं, मैं हिंदू धर्म के नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शंकराचार्य एक मठ के शंकराचार्य होते हैं जो शंकर को मानने वाले, शिव को मानने वाले, वो पूरे हिंदू समाज को गाइड नहीं कर रहे। के लिए बता दूं कि धर्म गुरु जो होता है, जगत गुरु शंकराचार्य जो है, वही जो है महामंडलेश्वर बनाता है, वही मंडलेश्वर बनाता है। बहुत सारे हिंदू योगी आदित्यनाथ को ज्यादा मानते हैं शंकराचार्य। अगर या तो आप हिंदू धर्म से हट जाइए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हिंदू धर्म से हट जाइए, आप उस पर बहस मत करिए। और अगर बहस करना है तो किसी धर्म गुरु को साथ बैठाइए, क्योंकि हमारी और आपकी अगर बहस में कोई चीज निकल रही है तो जस्टिफाई करने के लिए वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु को बैठना आवश्यक है ना। आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इसका क्या माने है? लेकिन यहाँ पे एक सेकंड प्रदीप जी, एक चीज को कोई जस्टिफाई करे सर। निजाम साहब एक सेकंड हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य जो 4 रिकॉग्नाइज्ड पीठ जो हैं, उन लोगों ने ये कहा था कि वो क्या 22 जनवरी को 12:22 पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए अयोध्या में। वहां पर भी बहुत लोग खड़े हो गए, सब लोगों ने कहा इनको क्या पता, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं थे बीच में। इन्होंने क्या किया है, अयोध्या में मंदिर बनाने में इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है? सीधी बात है। नंबर 2, जो आपने कहा ना, जो इन्होंने कहा कि उसकी बेटी मेरे घर में नहीं आ सकती, बेटी आ सकती है, इनकी बेटी उधर नहीं जा सकती। ये है हाँ। नंबर 3 सर आप ठीक बोल रहे हैं। अरे निजाम साहब, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। नंबर 3 जो बड़ी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो सरकार की तरफ से बात आ रही है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है भाई, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे क्रिमिनल कोड एक होता है वैसे सिविल कोड भी एक होना चाहिए। अब आप अपनी बात को खत्म करें ताकि मैं दारू वाला साहब से पूछ सकूं। बोलिए सर।
प्लीज। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज जितने दलित लीडर हैं सबने ब्राह्मण की बेटियों से शादी की है, इंक्लूडेड अंबेडकर से लेके आज रामदास अठावले तक, रामविलास पासवान से लेके दूसरे जितने उदित राज तक, जो आपके बहुत सारे उसमें से मित्र भी हैं, जी ये हैं। सबने ब्राह्मणों तकरीबन की सभी बेटियों हैं। से शादी की है। जी। तो इसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो जाता कि सारे ब्राह्मण की बेटियां दलितों के घर बहू बनेंगी, या ये भी जस्टिफाई नहीं होता कि सारे आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं की बेटियां सब मुसलमानों के घर गई। ये सब आप जानते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ये कोई कानून नहीं है। अब लोग जो है इस्लाम में बगैर निकाह के अगर किसी को रख रहा है कोई, तो ये इस्लाम का जस्टिफिकेशन नहीं है ना। इस्लाम का जस्टिफिकेशन यह है कि जो उसके प्रॉफिट ने, उनकी हदीसें, उनके कुरान जो डिसाइड कर दिया है 1500 साल पहले या 5000 साल पहले, हजरत मूसा आदम से लेकर अब तक, उसमें कोई रद्दो बदल दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जो करने आई वो बर्बाद हो गई। उसका आपका ताजा उदाहरण वसीम रिजवी है, आप देख सकते हो। तो मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन नाम्बियार जी को मेरी एक सलाह है कि जब हिंदुत्व पर बहस कराइए तो किसी धर्माचार्यों का जरूर बिठाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम मेरे और इनके हिंदुत्व के बीच की भाषा का क्लैरिफिकेशन हो जाए। बिल्कुल राइट। दारूवाला साहब, व्हाट आई गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो मुझे सरकार से जो कुछ मिल रहा है, वेयर इज दारूवाला साहब? आई डोंट सी हिम। आप लोगों ने दारूवाला साहब को गायब कर दिया। चलिए यार, आई थिंक दे लव निजाम साहब। चंचल कुमार साहब इज आल्सो जॉइंड अस। चंचल कुमार साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर, मजा आता है आपसे बात करके। चंचल कुमार जी फ्रॉम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, इस वक्त कहाँ है चंचल कुमार जी? कौन से शहर में? मैं सर बैठा हूँ इसमें आजमगढ़ में, ग्राम पंचायत चांदपुर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपके पास आता हूँ 1 मिनट के बाद। दारूवाला साहब, सरकार की तरफ से जो बात आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जो इंप्लीमेंट लागू कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में, अब ये कैसे लागू किया है मुझे मालूम नहीं है। A constitutional expert will have to tell us, because I thought this was a central subject, but in any event I thought only law and order was a state subject. How can you implement the uniform civil code in a state? But in any event, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। दारूवाला साहब, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, यू आर द हेड ऑफ द माइनॉरिटी सेल। अब आप बताइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, is it directed against the Muslims or not? Darwala sir. Exactly. Good evening to all the panelists, Nizamuddin sir, Chanchal sir, Pradeep sir, Rajiv sir. In my opening statement as a BJP spokesperson, let me make it very clear and let it be a breaking news. In the Uniform Civil Code, the Muslim Sharia law has been kept out. It is not in the ambit of law. सारे देशवासियों को आपके प्रेस्टिजियस चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्रिमिनल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिविल कोड, शरिया के बारे में, सिविल कोड के बारे में। उसके जो मैरिजेस है, उसके जो हक है, उसके जो हुकूक है, उसके जो शोहर और बीवी के बीच में, उसके वालिद और अम्मा के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो भी चीज शरिया में है उसे इंटैक्ट रखा गया है। इनफैक्ट इससे मुसलमानों को जितनी राहत है उतना हिंदुओं के ऊपर जुल्म के हिसाब से ये लोग कहे तो ये गलत नहीं होगा। निजामुद्दीन जी, आप मेरी बात का विश्वास रखिए, मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बिल्कुल रत्ती भर भी फर्क नहीं गिरेगा। उनके हकूक को इससे सब बाहर रखा गया है। जी, एक तो ये बात हो गई। I want to know from, you want to continue with the subject? Yes, I do. Because एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है दारूवाला साहब, do you know how has the Uttarakhand government implemented this? It's a state. Unless and until the center gives permission, और इसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ना सर पार्लियामेंट में। तो ये यूसीसी कैसे इंप्लीमेंट कैसे हो गया स्टेट में? Exactly. I can understand law and how order. it has been implemented, what the assembly is going to do. Like in Assam and a few states, they have already begun. They are implementing. उसके nitty-gritties, उसके implications, implementation, चीफ जस्टिस कैसा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्टिव और डायरेक्शंस है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। मगर इसके अंदर जैसा उन लोग ने सीए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमान
दुश्मनी कायदा और उसको जो ड्रैकोनियन लॉ कहा था, इसे एक बार फिर से स्पष्ट हुआ। निजामुद्दीन साहब, आप भी थोड़ी जानकारी लेते, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, आप इतने बड़े हमारे समाज के नुमाइंदा है, आप रहनुमाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई भी लॉ नहीं लाया जब मुसलमानों के हक पर, उनकी वजूद के ऊपर कोई भी किस्म से अटैक होगा। कहने का मतलब ये हुआ दरवाजा साहब, लेट मी क्लैरिफाई, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ विल नॉट बी टच्ड, कहने का मतलब ये हुआ Sharia law. Sharia There law. is nothing as Muslim personal I board. know, It there doesn't is only an exist. NGO called All India Muslim Personal Law Show me Board. an office of Muslim personal board, and I will salute you. There is nothing as Muslim personal law. Yes. There is a Sharia, there is a Yes. hadith, which we all follow. You know, I want to know, along with this, even the Waqf bill. ये भी ऐसे ना, मैं सुनिए ना, अरे निजाम साहब आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। You know, Muslim Waqf bill cleared by the JPC with 14 amendments. दारूवाला साहब, now Muslim community में generally एक feelings आने लगा है कि ये वक़फ़ बोर्ड जो है, टॉप के मुस्लिम जो टॉप लीडर्स है वो बांट कर, जो जिस प्रकार से आम मुसलमान को इसमें कोई फायदा होने लगे, ये पहले बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, मगर आम लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है कि शायद ये सरकार कुछ जो अमेंडमेंट्स ला रहा है वो देश के हित में, समाज के हित में। आप समाज से जुड़े हो, आप आरएसएस से जुड़े हो दारूवाला साहब, आप समाज के भी जबरदस्त काम कर रहे हो, तो मुस्लिम समाज में क्या थॉट्स प्रोसेस चल रहा है वक़फ़ बिल के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में? एग्जैक्टली निजामुद्दीन सर, मैं आपसे मीन्स एक ओपन फोरम में विथ योर ड्यू परमिशन, निजामुद्दीन साहब, आप इतना जो नहीं का पैरवी कर रहे हो, मुझे सिर्फ 3 चीज का सवाल दीजिए, अगर आप परमिशन देते हो तो। मुझे इंडिया के अंदर एक भी वक्फ बोर्ड, कोई बड़ा हॉस्पिटल जैसा क्या एम्स या शिरडी संस्थान या सिद्धि विनायक जैसा एक भी मुझे हॉस्पिटल दिखा दीजिए। एक भी आप अनाथ आश्रम जिसमें हम लोग जो यतीमों को रखते, एक ऐसा एकदम हाई क्लास, क्योंकि 2/3 ऑफ द लैंड सपोजिटली, एलिजिडली 2/3 ऑफ द लैंड ये वक्फ के कब्जे में है या उनकी निगरानी में है। एक तो मुझे आप कोई बड़ा हॉस्पिटल दिखा दीजिए, आप कोई मुझे एक बड़ा मदरसा दिखा दीजिए, एकदम बड़ा, जहाँ पे जैसे देवबंद जैसा, वो तो देवबंद बेचारे यहाँ से वहां से पैसा जमा करके काम चलाते अपना। कोई ऐसा एक यतीम खाना दिखा दीजिए, या मुझे ऐसा एक भी इदारा, एक ऐसी बड़ी मस्जिद मुझे आप दिखाइए जो एक वक्फ बोर्ड एकदम सक्सेसफुली चला रही है। हाँ, एक छोटा मोटा किधर कुछ एक छोटा मोटा मदरसा चलता रहेगा। निजामुद्दीन जी, सर पे हाथ रख के सच बात करिए, एक हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा मदरसा, एक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इदारा आप मुझे दिखाइए जो चल रहा है, जो मेरे ध्यान में नहीं है। मुझसे गलती हो गई नहीं कि मेरे तो ध्यान में नहीं, मेरे को तो एक भी दिखा नहीं। अगर आप है तो निजामुद्दीन जी आप बताइए, ये वक्फ बोर्ड ने इस 100-150 साल में निजाम सरकार और मुगल सरकार सल्तनत जाने के बाद इन्होंने ये पैसे का, ये जमीन का क्या किया? आपने कुछ देखा है तो प्लीज आप मेरी निगरानी में लाइए। जी, वो लाएंगे सर, लेकिन उसके पहले चंचल कुमार जी, आपका स्वागत है। चंचल कुमार जी, जवाब दे दूं सर? नहीं सर एक सेकंड आपके पास आता हूं। चंचल कुमार जी हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। चंचल कुमार जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक कानून जो है, मतलब यूनिफाइड कानून जो है, वो लागू हो गया उत्तराखंड में, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके अंदर से जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे सबको सस्पेंड कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि भाई जो वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया साहब। ये क्या है? अब आप बताएं सर, चंचल कुमार साहब, ये चल क्या रहा है? बोलिए प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ भी नहीं है। ये जो दिल्ली वाले हैं, हमारे यूपी, दोनों आपस में इस कंपटीशन में लगे हैं कि कौन ज्यादा लड़ाई। ये मैं बता दूं आपको, लड़ाई आदरणीय अमित शाह जी और लड़ाई योगी जी के बीच है। और जिस तरीके से जो दोनों खेमे आपस में टकराए पड़े हुए हैं, दोनों लीडरशिप आज के समय बीजेपी में लीडरशिप 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। इधर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ चिल्ला के अपने आप को चेहरा बनाना चाह रहे थे, उधर अमित शाह ने एक नई चाल चली है और जो अपने एक शिष्य के माध्यम से, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से उन्होंने यूसीसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री की चर्चा को डाउन करना चाह रहे थे। दूसरी बात, ये दोनों झांसेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि आज के समय में मैं भी गाँव नहीं होंगे, जो नौजवान है, जो जनरल में नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो उसके हाथ में रोजगार नहीं है। लड़के बीएड बीटीसी करके, लड़के पीएचडी लड़के जॉब नहीं मिल Can we do something about the पाता audio, निराशा please? आने वाले समय में जी। मैं आपको बता दूं, बीजेपी को इतनी बड़ी बुरी हार होगी आने समय में, जिस तरीके से लोग ऊब चुके हैं कि भैया ये हिंदू मुसलमान शमशान रमजान आजान कब्रिस्तान को भूल के आगे कब बढ़ोगे। कोई, मैं भी एक नौजवान साथी से हमारे क्षेत्र में है, पांडे जी थे, उनसे कहा कि भैया चल क्या रहा देश में, ये दोनों सरकारें क्या कर रही हैं। हम लोग मतलब सारी चीजें लेके बैठे, अब तक हम लोग तो अंधभक्त थे। उसने मुझसे कहा कि भैया अब तक हम लोग अंधभक्त थे, हम लोग सोचते थे कि हम लोग पढ़ लिख लेंगे, बीएड कर लेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी। अब तो हमको ना तो घर के ना घाट के, हमने तो घर के सारे पैसे भी खर्च कर दिए, नौकरियां आ नहीं रही है। उसने कहा भैया मैं बिहार की तैयारी कर रहा हूँ, बिहार की टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा उत्तर प्रदेश को किस हाल में लाके खड़ा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। कहा बिहार के लोग उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने आते थे, और आज हमारे गांव का नौजवान कह रहा है मुझे बिहार जाना है। चंचल कुमार जी, एक घर से ढकेल दिया। चंचल कुमार जी, योगी आदित्यनाथ जी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आज उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 भागों में बट नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश को, नहीं दूंगा। समाज में बंटवारा मैं नहीं करने दूंगा, समाज और रिलीजियस तौर पर हम बंटने नहीं देंगे। तो योगी जी का कहना वो ये बटेंगे तो कटेंगे, नहीं मींस उसका स्लोगन। वो सुनिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के नेताओं के पास मुंह में राम बगल में छुरी, ये इनका है, मैं आपको बता दूं। और मुख्यमंत्री जी की जहां तक बात है, वो कहते कुछ और है, होता कुछ और है। प्रधानमंत्री जी भी जो कहते हैं भाइयों बहनों मैं रेलवे बिकने नहीं दूंगा, मैं रेलवे में चाय बेचा हूं, और क्या हुआ, सारी पटरियां बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया। जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं, इनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। मैंने आपसे बताया बड़ी ईमानदारी से, मैंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हालत हो गए, कहां लोग हमारे प्रदेश में नौकरी करते थे, कहां ये हालत हो गया कि हमारा नौजवान मुझसे मिला जी, मैं आपको बताऊं कि वो भी जो है हमारे नौजवान, एक ब्राह्मण समाज लड़का मुझसे मिला, कहा भैया मैं बिहार की तैयारी कर रहा हूं, बिहार टीचिंग के लिए। मैंने कहा अरे भाई बिहार टीचिंग के यूपी क्यों नहीं, क्या बिहार। अब आप कल्पना करो कि किस हाल में उत्तर प्रदेश को, या कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान में कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी। आप सोचो जहां पे आप एसीसी की बात कर रहे हो, हमारा इतना विविधताओं वाला आज ही चंचल कुमार जी, आज ही मोदी जी ने कहा इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, काशी मथुरा के जो अभी महाकुंभ आप देख रहे हो, अयोध्या देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, हजारों करोड़, 1 लाख 2 लाख करोड़ का महाकुंभ का बिजनेस है। टिकट आज मुंबई महाकुंभ इलाहाबाद का 50,000 रिटर्न टिकट बिक रहा है। इतना स्पिरिचुअल, इतना डिमांड, इतना स्पिरिचुअल यात्री वहां पर जा रहा है, इकोनॉमी वहां पर, इकोनॉमी बूम। तो क्या ये दिख नहीं रहा है? वो मोदी जी का पूछना, योगी जी का पूछना नहीं। सुनिए ना, मैं क्या कर रहा हूं, जो फ्लाइट्स की टिकट है, वो जो फ्लाइट्स हैं किसकी हैं? वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की हैं। आप बताओ सरकार को क्या मिलने वाला है, कितना टैक्स मिल जाएगा? ये तो बीजेपी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्योगपति साथियों को फ्लाइट में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी कहा, ये बताओ ये बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि महाकुंभ से रिटर्न टिकट 50,000 रुपए का है। आप सोचो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। एक तरफ आप कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हम फ्लाइट में यात्रा कराएंगे, और आप ये क्रेडिट देते हो कि 50,000 यात्रियों का डिमांड दिखा रहे हैं। गर्व की बात है सरकार के लिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, हम नौजवान ये चाहते हैं कि भैया अब तो धर्म बहुत हो गया है, ये बताओ रोजगार की बात कब करोगे? आप कहते थे 60 साल बनाम 60 महीने चाहिए, अरे भाई अब तो 132 महीने हो गए, 132 महीने हो गए सर। दारूवाला सर आप भी कान खुजलाइए और बताइए कि कैसे बीजेपी के लोग जो है ये पूरे देश को और नौजवानों को गर्त में ढकेल लें। आज एक हमारा नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है कि आने वाले समय में मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। हमारे पूर्वांचल में जो लड़का नौकरी नहीं करता, शादी उसकी मुश्किल हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, हालत ऐसे बद से बदतर हालात में है, क्या कोई जाति, क्या कोई पार्टी बात करेगा? मैं बताऊं, हर एक समाज इस सरकार इतना तंग आ चुका है, तबाह हो चुका है
महंगाई चरम पर है, शिक्षा और बेरोजगारी इतनी जो है, इतने मतलब कह सकते हैं कि रफातन में जा चंचल चुकी कुमार है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। जी जी मैं आपको बता दूं सर, मैं जब विश्वविद्यालय का छात्र था सन 2001 से लेकर के 2007 तक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा। फीस जो है 1000 से नीचे होती थी, फीस 750-800 रुपये हुआ करती थी। आज वही फीस आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री 18 घंटे मेहनत करके इन लोगों ने जो फीस 800-700 हुआ करती थी उसको इन्होंने 10,000 तक पहुंचा दिया, 15 तक पहुंचा दिया। आप बताओ क्या बात कोई करोगे? भी सीट नहीं मिलती है। 2 लाख करोड़ का बिजनेस महाकुंभ में हुआ कि नहीं चंचल कुमार जी? 2 लाख करोड़ का आंकड़ा है कि इतना इकोनॉमी जनरेट हो गया वहां पर, खाना पीना, लॉजिंग, यात्रियों का वही व्यवस्था, टूरिज्म। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हो, मैं आपको बताऊं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, 10 सेकंड समय दीजिए। मुख्यमंत्री जी हर साल अपने बजट में 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं। सबसे पहले वाराणसी प्रधानमंत्री का शहर, गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर, प्रयागराज कुंभ वाला शहर, आगरा जो है ताजमहल वाला शहर और एक बरेली। 5 जिलों में हर साल मुख्यमंत्री जी अपने बजट में मेट्रो बनाते हैं। और बीजेपी का कोई साथी अगर बैठा हो, आरएसएस का कोई साथी बैठा हो, तो उसको पूछिए कि बताओ प्रधानमंत्री के शहर मेट्रो नहीं चला पाए हो, आप कह रहे हो शहर को नंबर 1 बनाएंगे, आगरा को नंबर 1 बनाएंगे, प्रयागराज को नंबर 1 बनाओगे। सर ये आपने बात कही तो आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड चंचल कुमार जी, एक सेकंड। तो फिर ये भी बता दीजिए, आपको याद होगा, मुझे तो याद है जब प्रधानमंत्री जी काशी से जीत करके आए थे, उन्होंने कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मैं गंगा की सफाई के बारे में बात नहीं करना चाहता, गंगा, मां गंगा निर्मल हो गई, अविरल हो गई, पवित्र हो गई, सब कुछ हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक गांव उन्होंने गोद लिया था, एक गांव, ये कहा था कि ये विलेज हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। सर क्या हाल है उस विलेज का? उस गांव में तो अब बिजली भी आ गई होगी, पानी भी आ गया होगा, सारे स्कूल भी बन गए होंगे। बोलिए सर। पत्रकारों को मैं सैल्यूट करता हूं, कम से कम आप जैसे पत्रकारों ने, कम से कम आज तो हालत ये हो गई है, हमारे देश की जनता मीडिया की तरफ देखती है कि मीडिया हमें सच दिखाएगा, लेकिन मीडिया जो है वो अपने मालिक की तरफ देखता है, वो किधर देखता है सबको पता है। लेकिन मैं आप जैसे पत्रकारों को सैल्यूट करता हूं, कम से कम इतनी बेहतरीन सवाल आपने पूछा। बहुत दिन हो गया था, जयापुर नाम सुने हुए मुझे, वो गोद लिया था, गांव का नाम जयापुर था। और वाराणसी में मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई बीजेपी का प्रवक्ता मुझे बता दे, समाजवादी सरकार में बरुणा नदी का कॉरिडोर बनाया गया, उसके अलावा आउटर रिंग रोड का काम हुआ, उसके अलावा जो आपका जो वहां का जो कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर समाजवादी पार्टी के कैबिनेट ने पास किया था, वो आगे बढ़ने का काम हुआ। मैं आपको डीएम का नाम बताता हूं, प्रांजल यादव डीएम साहब थे, एसपी आकाश कुलहरी साहब थे। इन लोगों ने रात भर मेहनत करके, दिन मेहनत करके, लोगों को मैनेज करके, बातचीत करके पूरे शहर में रोडों को चौड़ीकरण करने का काम किया, तंग गलियों को चौड़ी करने का काम किया। और आपको याद होगा राजाराम उपाध्याय जब डीएम थे तो आउटर रिंग रोड का काम स्टार्ट हुआ और उन्होंने जमीनों का अधिग्रहण किया और पूरे वाराणसी को अमूल का प्लांट देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। इसके अलावा कई बड़े काम किए। गांव का कुछ हुआ कि नहीं वो तो बताइए। इन भाजपाइयों से पूछिए कि भैया कोई एक काम तो बताओ, जो दिल पे हाथ रख के बता दो कि हमने मेडिकल के क्षेत्र में, गांव का कुछ हुआ कि नहीं? गांव की रिपोर्टिंग आप करा लो, आपको रिपोर्टिंग करा लो। लोग मोदी जी का नाम सुनते ही लोग, इस बार वहां पे जयपुर गांव हार गए मोदी जी। आपको पता है कि नहीं पता है? महिला सशक्तिकरण, गांवों में महिला सशक्तिकरण, ड्रोन दीदी, गिर गाय, महिला सशक्तिकरण, भले महिलाओं का सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना, ये मोदी जी का क्लेम था। हम लोग देखे थे, उन्होंने कहा कि गिर गाय के माध्यम से पूरे फैमिली को सशक्त किया, ड्रोन दीदी के माध्यम से हम ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देके 2 हफ्ता 3 हफ्ता 2 महीने वो ड्रोन चलाना सीखा, ड्रोन से फर्टिलाइजर पूरे फार्मिंग तो क्या ये सब हुआ नहीं है, सिर्फ बातें हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज सर, आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना थी, 10 साल पूरे हो गए, अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा प्रोग्राम भी। और आपको बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर आप बात करो, आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, पुलिस कस्टडी में डेथ में नंबर 1 है, अत्याचार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है। अगर हम बात करें जाति देख के, धर्म देख करके, और पुलिस का इतना उत्पीड़न है, आपको मैं बता दूं इतना उत्पीड़न है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि पुलिस हमारा आज केवल दलाली का अड्डा बन गया है। और वो जिस तरीके की दलाली हो रही है, कोई ड्रोन दीदी बनी और आपको बता दें,
और सुनिए, और जो इन्होंने दीदी की आप बात कर रहे हो, सब जी। केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी, सब कागजों पे चल रहा है। ये कहा और जा रहा सारी की था कि सारी लखपति योजनाएं। दीदी बनने वाली है। और एक बात और जो गांव की बताऊं, गांव की समस्या बता दूं सर आपको, जी। जो इन्होंने हर घर नल योजना से, जी। जो समाजवादी पार्टी के सरकार में आरसीसी बनी थी, रोडें बनी थी, सबको तोड़ डाला है। इसीलिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं मुख्यमंत्री के हाथ में विनाश की रेखाएं हैं। उनके हाथ में विनाश की रेखाएं, विकास की रेखाएं नहीं है, ये केवल विनाश करने के लिए बैठे हैं। राइट, वी कम बैक टू दैट सर, वी कम बैक टू दैट। चंचल कुमार जी वापस आते हैं उस वक्त। निजाम साहब से कोई 3 सवाल पूछे थे अली दारूवाला साहब ने। निजाम साहब, आपको अगर सवाल याद हो तो आप बोलें, वरना दारूवाला साहब रिपीट करते हैं। बोलिए। नहीं, दारूवाला साहब का वक्त क्यों खराब करेंगे? जी बोलिए। दारूवाला साहब को 2 घटना बता रहा हूं। अगर वो वफ कर्नाटका वफ बोर्ड का एक पूरा जो है पोर्टल है, इनसे कहिए कि आज खोल लें घर जाके, और ये देख लें कि कितने बड़े पैमाने पर वफ का जो शानदार काम हो रहा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वहां कांग्रेस की हुकूमत है, देख लें। दूसरी चीज, अभी वफ दारूवाला साहब को बता रहा हूं, अभी 4 दिन पहले आपके दोस्त मुझे मिले थे। अगर आपका नाम चाहिए तो बता दूं, नहीं तो इतना बता दे रहा हूं। नहीं, बोल दीजिए, बोल दीजिए। वो आशीष सेलार के बड़े अच्छे मित्र हैं। नाम बोलिए सर, नाम बोलिए, मेंबर रहे। नाम बोलिए सर, बाबू अपने खालिद कुरैशी साहब एडवोकेट, जी 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 जी। वो अभी तक वो बोर्ड के मेंबर थे, अभी जस्ट हटाए गए हैं जी। मुझे परसों वो बता रहे थे कि 600 प्रॉपर्टीज हमने तकरीबन मेहनत करके वह बोर्ड में लाई है। अब आप समझिए, आप अगर वह बोर्ड गलत है और खत्म करना है तो वो 6 से क्यों लेके गए? और वो बीजेपी के उस नेता के करीबी हैं जो उनका सारा व्यवस्था देखता है। अली दारूवाला साहेब, आप कभी जाओ, आप कभी वह बोर्ड में बैठो, आप कभी जाके देखो, आपने धर्म गुरु को मिलो। आप बोहरा समाज से आते हैं ना, आप बोहरा समाज से आते हैं ना। आप कभी सैयदना मुफद्दल भाई साहब जो आज हमारे दाई अल मुतलक हैं, आपके जो एक्सेलेंसी हैं, आप कभी उनके दफ्तर जाइए, आप इसको समझिए। आप ऐसे मुंह से कह दिया शरीयत ला खत्म कर दो, अरे आप मुसलमान भी हैं, किसने कहा आपसे? तो इसलिए जो चीजें आपकी जानकारी में नहीं है वो कभी सवाल मत पूछिए, पहले आप वर्किंग करके आइए। और अगर आप में दम है तो अपने नेताओं से पूछिए अपने स्वार्थ के लिए कैसे वो बदल देते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री सुनी, आपका हीरो किस तरह बेइज्जत हो रहा है उत्तर प्रदेश से, वो आपको जवाब दे रहे हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के गांव से खोद कर सब दे सकता हूं। ये पहला चुनाव था जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 100 से ज्यादा अब तक कंप्लेन दर्ज हुई है। कल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, इतना कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। परसों आप धोखा देके किसी समाज को तोड़ने की कोशिश करके हिंदुत्व नहीं ला सकते, क्योंकि जो सही हिंदुत्व के धर्माचार्य हैं, जो सही जगत गुरु हैं, वो कभी आपको बर्दाश्त नहीं करते। ये बात समझ लीजिए। आप मोहन भागवत जी, आप गलत मिशनरी का उपयोग करके किसी नेता को जबरन जेल भेज के आप सत्ता पर बेईमानी से काबिज होके किसी धर्म का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। निजामुद्दीन जी, मोहन भागवत जी, दारूवाला साहब आरएसएस से जुड़े हुए, बहुत करीब से जुड़े हुए, इंद्रेश कुमार जी के साथ जुड़े हुए, मुस्लिम फ्रंट में आरएसएस के लिए काम करते हैं दारूवाला साहब। मोहन भागवत जी ने कहा, यूथ जो हमारे नौजवान यूथ है उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप डाइवर्सिटी में बिलीव कीजिए, आप जो इंडिया का डाइवर्सिटी है उसमें बिलीव कर दीजिए, हार्मोनियस लिविंग में आप बिलीव कीजिए, आपके जीवन को हार्मोनियस बनाए। ये धर्म ने शॉर्ट में उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात सिख ईसाई मत कीजिए, देश हित में एक होकर एक सोच लेकर आगे बढ़े। तो दारूवाला साहब ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या खराबी है? निजामुद्दीन जी, संगठन में खराबी यह है कि जो आदमी कह रहा है ये बात, जो आदमी मोहन भागवत ये बात कह रहा है, उसको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। वो आदमी साफ साफ कहता है कि जो 2014 में जो राम मंदिर बनी तो ये देश आजाद हुआ। अरे बेशर्मी की ये बात है कि जहां राम मंदिर बनना था, आप जाएंगे अयोध्या, टिकट मैं देता हूं आपको, नाम बिहार जी थोड़ा दलाली और कर देंगे उनके लिए तो बेहतर होगा, आपको भी राज्यसभा भेज देंगे वो। आप चले जाइए, देख आइए क्या मंदिर वहीं बना जिसके लिए हमारे लोग जो है मुलायम सिंह पे आरोप लगा रहे थे। मुलायम सिंह को आपने जो है फंसाने की कोशिश की, और जो कातिल था वहां कार सेवकों का, उसको आपने ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया।
जो कातिल था, पूरा देश देख रहा था। तो जो आदमी बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार करे, जो बीजेपी के लिए लूट मार करे, जो लोगों के लिए हत्या करे, उसके बाद आप उसको सरकारों में बिठा दो, तो ये तो उनकी गुणगान करते हैं। और मोहन भागवत पर देश कभी विश्वास नहीं करता, मोहन भागवत पर देश कभी विश्वास नहीं करता, ये समझ लीजिए। आरएसएस 100-200 साल और आए तभी भी वो देशभक्त नहीं हो सकती। ये आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि किसी के धर्म में हम, कोई मुसलमान इस देश में हिंदू धर्म खत्म करने की कभी बात किया? कोई एक मुस्लिम लीडर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो कि हम मंदिरें तोड़ देंगे, किसी एक का नाम बताओ। मैं बीजेपी आरएसएस के 100 नेताओं का नाम गिना सकता हूं जो ये कहते हैं कत्लेआम कर दो, धर्म मिटा दो, सारी आस्थाएं खत्म कर दो। ये है क्या इनके धर्म में? और अगर है तो विदेश में जाके तलवे क्यों चाटते हो भाई? दारोगा साहब अभी पूछता हूं आपका जवाब। दारोगा साहब जाके तलवे क्यों चाटते हो? निजामुद्दीन जी दारोगा साहब से पूछते हैं। दारोगा साहब, मोहन भागवत जी ने बार बार समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को, अभी पिछले 3-4 आप कमेंट देखोगे तो समाज को बांधने वाले, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। कल रिपब्लिक डे के फंक्शन पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को देश हित में काम कीजिए, सबको अपने साथ में रखकर आगे बढ़ना। तो क्या बुराई है? क्यों समाज उनको अलग नजरिए से देख रहे? एग्जैक्टली प्रदीप जी, मैं हिंदी में बात करूंगा। बिल्कुल। निजामुद्दीन जी, चंचल जी, आपसे दोनों से मैं ये अनुरोध करता हूं। सब में पहले एक अनुरोध है सर आपसे, क्या आप जब माननीय मोहन भागवत जी का नाम लेते हैं तो आदर से लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर नहीं लेना है आपकी मर्जी है वो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं जो है मस्जिद तोड़ने की बात करते। मैंने ऐसा कभी भी कोई भी हिंदुओं को मस्जिद तोड़ने की बात और ऐसे कोई भी हिंसा फैलाने की बात मैंने नहीं सुनी। मगर मैं आपसे चंचल जी से ये पूछना चाहता हूँ, हमें जो मुद्दा है, हमें संघ को, परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को जो लेना देना है वो हमें काशी, मथुरा और विश्वनाथ से लेना देना है। उसके बारे में आपका एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदू प्रेमी होने के नाते, और चंचल जी तो माननीय, ये तो उत्तर प्रदेश से आते, ये विषय के बारे में वो मुझसे कई अच्छा जानते हैं क्योंकि ये वहाँ के स्थानिक नागरिक है। ये 2 चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मोहन भागवत जी के बारे में, जो हमारी विचारधारा है। बीइंग अ मुस्लिम, आपकी जानकारी के लिए मैं बोहरा समाज से नहीं हूँ, मैं एक सुन्नी मुस्लिम हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश जी के खेमे में मैं तैयार हुआ हूँ। और जो आपने कहा, क्या मुफद्दल जी जो भौरी समाज है, उन्होंने वक्फ के माध्यम से ये देश को कुछ नहीं दिया। वो उनके ज़कात के पैसे से, जो उनके सैफी हॉस्पिटल, वो खुद के आने वाली आमदनी से ये सारे इदारे चलाते हैं। तो आप उसका क्रेडिट है ना, उसका क्रेडिट चांस में डांस मत करिए। वक्फ ने एक हॉस्पिटल अगर बनाया है जिसकी तुलना आप सिद्धि विनायक की टेम्पल और उसके ट्रस्ट से, शिरडी संस्थान से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब अभी 50 साल में बने हुए संस्थान है। वक्फ बोर्ड, वक्फ जो है औरंगजेब के वक्त से, मुगलों के टाइम से, निजामों के टाइम से चलते आ रहा है। मुझे ऐसा एक इदारा दिखाइए, आप कर्नाटका का, बैंगलोर का मत दिखाइए, उसका क्रेडिट पूरा के रहमान खान साहब को जाता है, जो डेप्यूटी चेयरमैन और माइनॉरिटी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो किया वो उनका क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट नहीं है। और चंचल जी बता रहे थे यहाँ पे बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, ये सारे लोग बिहार जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता, योगी जी का तो जस्ट अभी 2nd टर्म है सर, आप लोग ने क्या किया? मिस नेताजी जो है, मुलायम सिंह जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, नेताजी अखिलेश जी का भी मैं बहुत आदर करता हूँ। आप लोग ने इतना अच्छा काम किया, इतना मेट्रो, रोड, फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज, आपके तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप 600 रुपए से पढ़े, आप बता रहे थे। अब उसकी फीस आपके नेताओं ने, सारे तो आप ही के तो कॉलेज है, उसकी फीस 10,000 रुपए क्यों किया? इसका सवाल जनता जनार्दन को आपने देना चाहिए। सर हम तो सत्य में, ये हमारा फर्स्ट टर्म है सर उत्तर प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपने नहीं कहा, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश में आपने नहीं कहा। मैं अभी लखनऊ का 1 महीने में 2 बार दौरा करके आया हूँ। अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं ना, जो योगी जी ने जो मैजिक किया है सर उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में हो रही है सर। इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर निजामुद्दीन सर मानेंगे, हमारे हज में 60, 65, 80 लाख लोग आते हैं। उसके अंदर सऊदी अरब जो वर्ल्ड का रिचेस्ट किंगडम है, उनको पसीना आ जाता है। यहाँ पे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं,
जा रहे हैं उसके अंदर एक छोटी सी आग लगी जो 15 मिनट के अंदर काबू में लाई गई। 2 लाख करोड़ का बजट है जिसके अंदर अभी तक उतना उलाढाल हुआ है। युवाओं को वहां पे नौकरी रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश जो वर्ल्ड मैप के ऊपर आया है, 55 कंट्री से लोग वहां पर आए। सर कोई बात नहीं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं आप लोग की दुविधा, क्या इतना अच्छा काम हजम करना आप लोग के लिए मुश्किल है। संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे एक एजेंडा और एक आप लोग जो झूठ फैलाते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी है, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहता हूं सर, हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है। माननीय हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है क्या ये देश का विकास, सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत और हिंदू राष्ट्र, ये मुसलमानों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। निजामुद्दीन जी, चंचल जी, बीजेपी के बारे में आप लोग जो ये झूठा एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप बात को समझिए। हाँ बेशक मैं मानता हूं कि कोई लोग सरफिरे लोग अलग बात करते हैं, उनके खुद के पर्सनल एजेंडा होते हैं, चंचल जी, निजामुद्दीन जी, मगर वो बीजेपी से हमसे निगृहित नहीं है। आप सुनना है तो मेरी अच्छी बात सुनिए, हम क्या करना चाहते हैं। अरे सुन लिया, आप रिपीट कर रहे हैं। एक सेकंड चंचल आप जी, रिपीट कर रहे हैं, मैं सुन लिया हूं, जवाब ले लीजिए। लास्ट टाइम 5 सेकंड यस मैं को एक बात बताइए, कौन सी लाड़की बहन को हमने उनकी जाति सुन के उनको प्रिविलेज नहीं पहुंचाया? कौन सी लाड़की बहन को हमने हर घर में बिजली योजना से वंचित रखा है? कौन से समाज को हमने ये रास्ते पे से चलने से रोका है? सर ये देश का विकास माननीय मोदी जी ने कहा हम किया, उसके अंदर 150 करोड़ जनता का सहभाग है। जाति को पूछकर यहाँ पे विकास नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, आप कितना भी नेगेटिव नैरेटिव ये देश में फैलाइए, ये देश को, मोदी जी को वर्ल्ड ने, ट्रंप ने, हर एक देश ने सराहना की है और ये देश मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, योगी जी के लिए जितना धन्यवाद करे उतना कम है। दारूवाला साहब, लेट हिम स्पीक। चंचल कुमार जी बोलिए। आज अखिलेश जी ने कुंभ में डिप भी लिया है। दारूवाला साहब, आपने कहा ट्रंप ने इतना, अरे ट्रंप ने बुलाया ही नहीं, बेचारे हमारे विदेश मंत्री लगातार संपर्क में थे कि काश बुला लें, लेकिन आपने देखा होगा, आप इस पे भी तारीफ कर रहे हो। आप बता रहे हो विश्व में डंका बज रहा प्रधानमंत्री जी का, आपको जानकारी होनी चाहिए दारूवाला साहब। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुनिए ना दोस्त, सुनिए ना। आइए, आप आइए। मैं आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ने उत्तर प्रदेश समेत गुजरात समेत 5 राज्यों को बैन कर दिया कि आपके लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। आप सोचो ना, आप कोई यूनिवर्सिटी बनाए हो जिसके बारे में आप किसी को बैन कर दो कि आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। एक टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। आप विश्व गुरु बनाते फिरते हो आप लोग, आप कहते हो विजन बहुत बड़ा है। आपको पता है दारूवाला साहब, 2021 का जो बजट हमारा था, चाइना का शिक्षा बजट हमारे टोटल आम बजट से 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा का शिक्षा का बजट था। और दारूवाला साहब, आप लोग जो है विश्व गुरु हम हिंदुस्तान को बना देते हो, जिसका टोटल आम बजट का 2% का बजट है। आप कल्पना करो कि हमारे टोटल आम बजट का 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा केवल चाइना का शिक्षा बजट है, और आप हिंदुस्तान को आप विश्व गुरु बनाते हो। दूसरा, आपने जो कहा, अभी आप लखनऊ आए थे, आपको पता नहीं है दारूवाला साहब, अभी आपको पता, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का एक माननीय विधायक जो पिछड़े समाज से आता है, योगेश वर्मा नाम है, लखीमपुर खीरी के, उस विधायक को मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस में लतियाता है, दौड़ा के पीटता है। आपको वीडियो ना मिले तो आप जरा सर आप इनको भेज दीजिएगा वीडियो। और आपको होता है पीटता है वो बेचारा विधायक, अपना FIR 8 दिन लग गया, दर भटकता रहा। खुदा न खास्ता अगर आप यूपी आओ और कोई मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, अगर आपको बेइज्जत कर दे, तो आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति है। अब आता हूं दूसरी बात, आपको बताता हूं, सुनिए। आपको यही बहराइच में बीजेपी ने सुनियोजित दंगा कराया, और 8 दिन बाद बीजेपी के विधायक सर्वेश्वर सिंह ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को बोला कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ नामजद FIR कराई। नामजद FIR। आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात जो चर्चा कर रहे हो ना, आप कल्पना करो, ये हम नहीं कह रहे हैं, और आप ही के यहाँ का एक नंद गुर्जर विधायक हैं जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे आते हैं। ये सुनिए ना, गुर्जर जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं हर लोग 50,000 से ज्यादा हर रोज
गायें कट रही हैं आपके हिंदुत्ववादी सरकार में, आपके आरएसएस वाली मानसिकता वाली सरकार में। 50,000 गायें कट रही, सर मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्यों हम नहीं लोग तो रोकते? कह ही रहे हैं। आप सुनिए ना, क्यों नहीं सुनिए ना, रोकते? 50,000 गायें, सुन लो भैया, सुन लो आप। नंद किशोर गुर्जर नाम विधायक का है। इसके अलावा बता दूं दारूवाला आप क्यों साहब, नहीं जाके वहां पे आंदोलन करते हो? अब आगे आंदोलन करने के लिए हिंदुत्व पे ऊपर तो सरकार आप चला रहे हो, आप हिंदू तो हिंदू हिंदू है ना राष्ट्र सर? आप बना रहे हो। आप आपकी तो सरकार ने आप तो है 50,000। ना, और सुनिए ना, गौ आप रक्षा मेरी करने बात का सुनिए, तो देखिए जिम्मेदारी आपकी भी है ना सर, आप क्यों नहीं रोकते? अभी देखिए, आप बोल रहे थे, मैं आपकी बातों को नोट कर लिया, जवाब दे रहा सर हूँ, इतनी सुनिए। बड़ी बात है सर, आपका क्यों कुछ नहीं करते? अरे भाई, अब बताओ ना सर, इनको जरा शांत कराइए ना, फिर मजा नहीं आएगा। बोलिए, आप जवाब दारूवाला साहब, देना let him speak, मुझे। no, please, let him speak. बोलिए चंचल कुमार। दूसरी बात आपको बताता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आपको पता होना चाहिए, और आपकी पार्टी के बारे में, आरएसएस के बारे में बताता हूं, सबसे ज्यादा स्लाटर हाउसेस से चंदा खाने वाली पार्टी का नाम पता है कौन है दारूवाला साहब? बीजेपी है। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा किसके पास आता है? बीजेपी के पास आता है। उन्हीं स्लाटर हाउसेस से जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। क्या बात करोगे आप भाई? अब क्या बात करोगे? यही तो मैं कहता हूं, मुंह में राम बगल में छुरी। चंचल जी, बीजेपी के लोगों का है, आपको बता दूं, मुंह में राम बगल में छुरी। दूसरी बात, एक आपको बात मैं कर दूं, आपने तो झूठ बोला। वाला चुप रहो, सुनो उनकी बात ना। दारूवाला सुनिए ना, दारूवाला साहब। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दाऊद साहब सुन लीजिए ना, देखिए आपको सच्चाई बता रहा हूं, सुनिए ना। मैं आपको, आपने एक बात का जिक्र किया कि आज लखनऊ आया, मुझे लोगों का विजन, मैं आपको बता दूं दारूवाला साहब, कोई एक काम बता देना लखनऊ के अंदर जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो 8 सालों में, जिसका उद्घाटन किया हो, कोई एक काम बता दो, एक काम। मैं आपको काउंटिंग कराता हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आप बगल में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, एशिया का सबसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क, और सबसे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय, डायल 100 की बिल्डिंग, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, ट्रिपल आईटी, एचसीएल का कैंपस, आपका लुलु मॉल, और आगे बढ़ोगे मेदांता, और आप आगे बढ़ोगे तो गोमती रिवर फ्रंट, और आगे बढ़ोगे हाई कोर्ट की बिल्डिंग, लोक भवन, विद्युत नियामक आयोग की बिल्डिंग, 200 बेड का मातृ अस्पताल, लोहिया के अंदर अंकोला जी भवन। सुनिए ना भैया, अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी मैं बताऊं, 100 काम मेरे जुबान पे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा, एक कोई काम बता दो दारूवाला साहब जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और लखनऊ के अंदर जिसका उद्घाटन किया, और चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चंचल कुमार जी, पढ़ना बंद कर दूंगा चंचल अगर कुमार जी, आपके अंदर नैतिकता होगी, बता दोगे आप। आज क्या बात करोगे आप? आज योगी जी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर अरे प्रदेश सर, को योगी 1 जी को ट्रिलियन पता नहीं होगा 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। सर बता दूं, योगी जी को पता नहीं होगा 1 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। क्या बात करेंगे ये लोग भाई? ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनकी डिग्री का पता नहीं है, इनके बारे में जानकारी कोई नहीं है। दारूवाला साहब शाम के टाइम बोल रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लोग रोल मॉडल मान रहे हैं योगी जी को। मैं तो कह रहा हूं, इतना 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ रहा ना, आप बताओ मेट्रो कब बनाओगे प्रयागराज में? बताओ वाराणसी में मेट्रो क्यों नहीं बना रहे हो? आप 5 साल हो गया, 8 बजट मुख्यमंत्री पास कर चुके हैं, 9वां बजट पास करेंगे इस बार। 9 बजट में भाई साहब हर साल अपने बजट में 5 जिलों मेट्रो बनाते हैं। क्या यार, कहां मुंह छुपाओगे आप लोग भाई? झूठ बोलने में नंबर 1 हो। आज बड़का झूठा पार्टी के आप वकालत कर रहे हो दाऊद साहब, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बोलो, आप एक कोई काम बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। लखनऊ के अंदर जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, सारे के सारे काम हम समाजवादियों के थे, जो आज भी उसी तरह को ढके हुए पड़े। आवास शिल्पग्राम से लेकर के आप और आगे बढ़ोगे, लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, शताब्दी की बिल्डिंग, इसके अलावा लोहिया में अंकोला जी भवन। आप मुझे बता दो, कहीं 50 बेड का भी मुख्यमंत्री ने अस्पताल बनाया हो लखनऊ के अंदर? ऐसा कोई दिन नहीं है दारूवाल साहब, आइए लखनऊ, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका, लखनऊ रखता हूं मैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां प्रतिदिन 100 आदमी बेड ना मिलने की वजह से लखनऊ में मर रहे हैं केवल। चंचल कुमार जी, आज अखिलेश जी महाकुंभ में डुबकी लगाए, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, मगर कहा कि फैसिलिटीज कम है। फैसिलिटीज क्या सचमुच एल्डरली जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए फैसिलिटीज कम है? तो क्या सच्चाई है इसमें? मैं बताऊं सच्चाई क्या है दारोगा साहब, आइए आपको नहाता हूं, आपको नहलाता हूं मैं। सच्चाई यह है सर, मुख्यमंत्री जी ने जितनी मेहनत करके आयोजन किया था, सारी की सारी उनके आयोजन पे आदरणीय अखिलेश यादव जी एक दिन गए, एक दिन में सारी की सारी आयोजन का इनका जो है उनका धता बता दिया। और बता दो, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मान लिया, जो इतनी पब्लिसिटी, इतने फोटो, इतने ब्रांडिंग सब कुछ किए, सब की सब फीकी पड़ गई अखिलेश यादव के सामने। आप देखो तो दारूवाला साहब उत्तर प्रदेश की जनता का, आप जो भीड़ देखो, जोश देखो। जबकि आपको बताऊं सर, आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जब पहुंचे तब लोगों को जानकारी हो पाई अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी। अब कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, वहां की जनता में इतना उत्साह, इतनी पब्लिक, मुख्यमंत्री जाते कोई मिलता नहीं है भैया। फर्जी बूथ कैप्चरिंग करोगे, आज अमित शाह जी करोगे। अमित शाह जी भी डुबकी लगाए। रामपुर का उपचुनाव था,
आप जीत गए रामपुर के बाई इलेक्शन में, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव, आम जनता चुनाव हुआ, आप हार गए बुरी तरीके से। आज अमित शाह जी भी डुबकी लगाए, चंचल कुमार जी वहां पर, अमित शाह जी भी। अमित शाह, देखिए अमित शाह जी ने इतने पाप कर रखे हैं, वो अपनी बेचारे, अब मैं क्या बताऊं आपको, ये बीजेपी के लोग जानते हैं। मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि उनको तो कई डुबकियां लगानी पड़ेंगी, कई सारी डुबकियां लगानी पड़ेगी उनको, अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा हिंदुस्तान के इतिहास के पहले वो व्यक्ति हैं जिनको, बताइए, सोचिए, गृह मंत्री है वर्तमान में, उनको एक बताओ, राज्य ने तड़ी पार कर दिया था। आप कल्पना करिए, कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, वो हमारे उत्तर प्रदेश में आ गए, और आज इसीलिए मुख्यमंत्री लड़ाई लड़ रहे हैं बराबर उनसे। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाम मुख्यमंत्री बनाम आदरणीय अमित शाह जी की है। तो आदरणीय अमित शाह जी की लड़ाई है। मैं निजामुद्दीन जी के लास्ट राउंड पे आते हैं। निजामुद्दीन साहब, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र अता थामणार नहीं, महाराष्ट्र अता थामणार नहीं, महाराष्ट्र रुकेगी नहीं, डेवलपमेंट जहां पर है, अटल सेतु, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट से तीसरा एयरपोर्ट पालघर होगा, 14 मेट्रो लाइन, पॉटहोल फ्री मुंबई। तो ये सब कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी, महाराष्ट्र अता थामणार नहीं, मगर आपने जंगल राज, अभी वो दावोस से रिटर्न आए हैं, पहले श्वेत पत्र जारी करें कितना लेके आए हैं। खाली बहाने और झूठ बोलना। अटल सेतु का निर्माण और उसका पूरा प्रपोजल कांग्रेस की गवर्नमेंट में पृथ्वीराज अभी जिंदा है, और आपके ही चैनल ने वो दिखाया था, पूछ लीजिए बजाज सड़कों की, सही बात है कि नहीं। जिस कोस्टल रोड की आप बात कर रहे हैं, उद्धव जी से बात कर लीजिए, बाला साहब का सपना था, उद्धव ने अपने कारपोरेशन में उसी वक्त शुरू कर दिया था। ये सब ड्रामेबाजी है। ये खाली बोलिए तैयार किए हुए माल पर अपना लेबल चिपका लेना। ऐसा है कि 15 दिन में, 6 महीने में अपने आप बिल्डिंगें नहीं खड़ी हो जाती। पिछली सरकारों में जो बना था, उसके पहले की सरकारों में जो बना था, उसी का फीता काटते रहे हैं। आज भी आप देखिए ना कि महाराष्ट्र में कौन सा नया डेवलपमेंट आप ले आए भाई। जो चीज 5 रुपए की थी, सीधा 100 रुपए की हो गई। कारपोरेशन के अस्पतालों की हालत आप देख ही रहे हैं। 2.5-3 साल से सरकार कारपोरेशन में कुछ करना नहीं है, उसको 5 रुपए की पर्ची 25 की हो गई, दवा मिलती नहीं, बाहर से लेना पड़ता है। आज हालत ऐसी है कि जो राज्य सरकार 50 लाख करोड़ में थी, आज 2 लाख करोड़ के कर्जे में डूब गई। अब खाली कर्जा ले आइए विदेशों से और घी पीते रहिए और मीडिया वालों को पैसा देके बताते रहिए कि मैंने ये काम कर लिया। 16 लाख करोड़ से भरोगे, 16 लाख करोड़ निजामुद्दीन साहब, 16 लाख करोड़ का बिजनेस लेके आए डावोस से। सर ये तो पिछली बार भी गए थे तो 4 लाख करोड़ लेके आए थे, पिछली बार भी गए थे। अभी जब आके यहाँ कोई प्रोजेक्ट उस पैसे का लग जाए, और उसकी लिस्ट आप देख लो, 3 दिन पहले दैनिक भास्कर ने बहुत क्लियर कट छाप दिया है कि वो जितनी लिस्ट दिखा रहे हैं उसमें से 10 कंपनियां मुंबई में पहले से कार्यरत हैं, पहले से। उसके अलावा 6 प्रोजेक्ट इसी महाराष्ट्र में हैं। तो जितना वो बता रहे हैं उसका क्लियरिफिकेशन करो कि भाई ये कंपनी है, मुझे 2 लाख करोड़ दे रही है, ये कंपनी मुंबई में है, पहले से स्टेबलिश्ड है। अगर आपने नहीं देखा हो तो दैनिक भास्कर 3 दिन पहले उठा लीजिए, उनकी यात्रा के दौरान उन कंपनियों के नाम के साथ, जिसमें उनकी ब्रांचेज मुंबई में ऑलरेडी पहले से हैं, और उन्हीं कंपनियों का आप वापस दिखा रहे हैं। ये तो घूमने का एक जरिया है। जब तक लाने के बाद आप श्वेत पत्र जारी करिए कि भैया हम विदेश गए थे, इतना पैसा लेकर आए हैं और ये हम बना रहे हैं, और मोदी जनता मानेगी। मोदी जी ने आज अनाउंस किया कि यहां पर $668 बिलियन का एफडीआई आया है। निजामुद्दीन जी, सेंटर में भी एफडीआई, रिजर्व बैंक का आपका सोना खत्म हो गया। रिजर्व बैंक में जमा होने वाली पूंजी, इनके जो गवर्नर, जिसको इन्होंने डायरेक्ट बगैर काम के अपॉइंट कर दिया था, वो इसीलिए रिजाइन करके गवर्नरशिप से भाग गया रिजर्व बैंक के, कि उसको मालूम था कि ये लोग बैंक लूट के खा जाने वाले हैं। बीएमसी, जहां हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, 94,000 करोड़ की एफडी हमेशा रहती थी। हमारी सरकार नहीं थी वहां, 30 बरस तक शिवसेना बीजेपी थी वहां जो है 94,000 करोड़ की एफडी रहती थी सर। और उसी एफडी के प्रॉफिट से जो उसका मानधन आता था, उसी से मुंबई कारपोरेशन चलता था। इन्होंने अभी 2.5 साल में, जब ये सरकार थी शिंदे की और फडणवीस की, जिसमें ये डिप्टी सीएम और वो सीएम थे, वो 94,000 करोड़ भी लूट के खा गए। आप देख लीजिए बची है क्या एफडी। अगर आज मुंबई पे कोई आफत आ जाए तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि मुंबई को सुधार सकें।
इसलिए ये झूठी बातें करना इनको बंद करना चाहिए। हर चीज का इनको श्वेत पत्र लाना चाहिए। श्वेत पत्र के माध्यम से इनको बताना चाहिए कि ये पहले की पोजीशन थी, ये आज की पोजीशन है। आप एक दीवार के ऊपर जो है कपड़ा लगाते हैं कि भाई बंद करके झोपड़पट्टी मत दिखाओ, और एक टूटे फूटे महल में आप स्कूल बनाते हैं गुजरात में। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में और उसका गृह मंत्री उसके चुनाव क्षेत्र में एक शानदार स्कूल नहीं खड़ा कर सकता, वो वहां जो है रोल मॉडल के लिए रात भर जो है पीयूसी और पीवीसी क्या होता है उससे बना के स्कूल दिखा के फोटो दिखाता हो। ऐसी बेशर्मी की दलील से क्या फायदा है सर? सुने सुने अभी जवाब सुनिए। दारूवाला साहब आप जवाब दीजिए। जो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हमने ये किया, वो 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 16 लाख करोड़ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, कोस्टल रोड हो गया, अलग 3 एयरपोर्ट मुंबई में, इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलिए बोलिए। एग्जैक्टली निजामुद्दीन सर, आप तो मुझे आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि आप अगर कोई भी पार्टी के प्रवक्ता आप मुस्लिम पहले झूठ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे, आपके पृथ्वीराज चौहान जी ने ये अटल सेतु का कब नींव रखा, प्लीज आप गूगल करके बता दीजिए, समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी झूठ बात की। एक्सप्रेस हाईवे का 4 लेनिंग टू 8 लेनिंग किसने किया? समृद्धि महामार्ग का नींव किसने डाला? हर नल में जल इसका नींव किसने डाला? बैंकों ने जितना भी यहाँ पे शेतकरी लोग हैं, किसान लोगों को जो यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है, जो मुआवजा दिया है, उसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। आप यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 33-35 एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में बने, शायद वो आपके नजर से नजरअंदाज हुआ है आपसे। एवरी डे 44 किलोमीटर्स ऑफ रोड अटैच हो रहा है। बेशक आपके टाइम में काम हो रहा था, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके टाइम में काम नहीं हो रहा था, अब हमारे वक्त में काम थोड़ी गति से हो रहा है। मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा निजामुद्दीन जी। धारावी के बारे में जो आपने कहा था कि अडानी चोर है, गंदे गंदे उनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो बंबई को बेच के खा जाएंगे। वो आपके गायकवाड़ मैम जो वहां पर उनकी नेतृत्व पैरवी कर रहे थे, वो क्यों चुप हो गए, वो आपने शायद फाइंड आउट करना चाहिए। यहाँ पर आपके कांग्रेस के 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आज बीजेपी में कतार लगा के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये आपने जानकारी लेके यहाँ पे जनता जनार्दन को बताना चाहिए। आपने उद्धव जी के बारे में कहा था, उद्धव जी की जो विचारधारा से जुड़े हैं, गुमराह उनको करने का काम आपने और शरद पवार जी ने किया था। अब वो वापस सही ट्रैक पे आ रहे, उनके एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ वापस जुड़ने के लिए तैयार है। उसका जवाब आपने कहना चाहिए, आपने बताना चाहिए जनता जनार्दन को। ये आपकी इंडिया गवर्नमेंट ये आपकी जो एक झूठी मोटी ये जो साजिश लेके आपने 22 लोगों को बनाया, एक एक लोग कम होते जा रहे हैं। ममता दीदी का जितना बांग्लादेशियों को घुसाया, 1800 लोगों को पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, वो कौन से विशिष्ट जाति के हैं, इसके बारे में सर आपने बताना चाहिए। उनको इंडिया में फ्री एंट्री, फ्री एक्सेस, 2 पासपोर्ट, आधार कार्ड वेस्ट बंगाल में कैसे मिलते, जनता आपको पूछेंगी सर। रोहिंग्या कैसे घुसे, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास थी, 60 साल आप लोग ने राज किया, आपने क्या किया, जनता जनार्दन आपसे जानना चाहती है। चंचल जी कह रहे थे कि यूपी में इतना सारा विकास किया, वो ये बताना भूल गए कि विकास सारा दीदी के वक्त में हुआ। मैं लखनऊ में घूमा, घूम के सर रास्ते खत्म नहीं होते, लोग वहां पर दीदी के बाद डायरेक्टली यहाँ पे योगी जी का नाम लेते हैं। अखिलेश जी यूथ है, यंग है, अगर वो हकीकत में डेवलपमेंट चाहते हैं तो अखिलेश जी भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। अजीत पवार जी ने साथ में आके जो स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में बनाया, जो उनकी छवि बनी है, जो यहाँ पर एमएलए की कतार लगी है, सर ये सब तो बिकाऊ नहीं है आपके हिसाब से? सब कुछ बिकाऊ, बीजेपी भ्रष्ट, संघ परिवार ये जो है ये दुगला, ये ऐसा पिक्चर बनाना प्लीज आप बंद करिए। संघ वाले प्रचारक साधु संत लोग हैं, इनके दिल में किसी के लिए भी बुराई नहीं होती। निजामुद्दीन जी आप मेरी बात को मानिए, आपको मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों को गुमराह ये कांग्रेस ने किया, 60 साल उनको वंचित रखा, उनको बैकवर्ड रखा, उनको सिर्फ टायर रिपेयरिंग और उन्हें जो मिनिमल जॉब्स है, जो एकदम लो लेवल की जॉब्स है, वही करने पे उन्होंने मजबूर किया। आज कांग्रेस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो साथ में जो उन लोग के क्लचेस से जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुसलमानों को बाहर निकाल के मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, ये आप लोग को निजामुद्दीन जी हजम नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपके बड़े बड़े नेता आज टोन डाउन हो गए, आपके
आकाओं को पूछो, वो खुद ये मान रहे हैं क्या इंडिया विकसित भारत बनने के ओर बढ़ रहा है। नेगेटिविटी मत फैलाइए और मेहरबानी करके झूठ बात मत करिए। और अली दारूवाला मेरा नाम है, मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ और मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। सुनिए प्लीज मेरे ऊपर इसमें पूछिए गुजरात में किसने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया? आज इनके बाद लोकसभा में कितने मुसलमान एमपी हैं? इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में किसने मुसलमानों को टिकट दिया? अरे ये झूठी बातें अरे करना इलेक्शन मुसलमानों की लड़ने भलाई के करेंगे। लायक आपने मुसलमानों को छोड़ा किधर सर? मुसलमानों के विरोध में बीजेपी आई, हिंदुत्व को इसीलिए आज जो है उनको मिला। इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, झूठ कब तक बोलेंगे? देश सर की जनता समझ रही है। हिंदुत्व जो है अभी दलित उसका को भी हिंदू मतलब ये बनाने की कोशिश हो सबको रही है। एक्सेप्ट करो, ड्रामा, सबको ये सब संभालो, ड्रामा सबके आपको साथ दिख रहा है। चलो, आप जिस इसका दिन मतलब बेईमानी हिंदुत्व करना, है। इस दिन बेईमानी करने का इलेक्शन आप छोड़ देंगे, आप जमानत नहीं बचा पाएंगे, इलेक्शन लड़ना भूल जाएंगे। निजामुद्दीन जी, क्या लास्ट में आपसे पूछ रहा हूं, मुस्लिम फ्रंट, नेशनल फ्रंट जो आरएसएस के लिए मोहन भागवत जी के साथ जुड़कर दारूवाला साहब कर रहे, क्या उसमें भलाई किया है? मुसलमान समाज को अपलिफ्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आरएसएस, वो जैसे आरएसएस है वैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, उसके जो लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सामने क्या दिख रहा है। अभी 2-5 मिनट के डिबेट में नहीं है, नहीं तो जितने लोगों को ले गए, जितनी उनकी भाषाएं हैं, जितनी उनकी बातें हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने मुसलमानों के हितैषी हैं, कितने वो देश के हितैषी हैं। You want to respond to that, दारूवाला साहब? The final word. वक्फ बोर्ड का हॉस्पिटल बताओ ना महाराष्ट्र में सर। पूरा निजामुद्दीन जी, वक्फ बोर्ड का एक हॉस्पिटल दिखाओ ना सर। Thank you so much, Daruwala Sahab, thank you Nizam Sahab, thank you so much for being on the show. It has been a very, very enlightening experience being with you all. The debate has been fantastic. एकदम neutral debate. हर पक्ष को सामने रखा आपने. Thank you so much for being on the show. Thank you Nizam ji, thank you. Thank you Daruwala Sahab, thank you so much. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. And the right to life, liberty and pursuit of happiness of every citizen of this country." And when you talk about fraternity, it is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say that it is a fundamental duty of all political parties to come together to preserve and save the pillars of our Constitution. Because if the pillars of our Constitution survive and prosper, the citizens prosper. The citizens thrive and prosper. The republic survives, the citizens survive. And that's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center, state and Mumbai. Till then, don't forget, that's the bell. Don't forget to subscribe to the fastest growing channel in the nation. Nation Now, the fastest growing channel in the nation. That's all from Pradeep Nambiar. See you again tomorrow with more news from the center, state and Mumbai. Bye for now.